Welcome dear friends, Lakshya Campoint Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about a new chapter that is coordination compound. This chapter having 5 marks in RBC and CBSE board exam. तो आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रही है और चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहले इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, आयोनाइजेशन स्फीयर पर, सिंपल सोल्ट क्या है उनको किस टाइप से डिफाइन करना है, एडिशन कंपाउंड का मीनिंग क्या है उनको किस टाइप से डिफाइन करना। तो आइए सबसे पहले अपन इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं इनऑर्गेनिक सोल्ट से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जनरली इनऑर्गेनिक सोल्ट आर टू टाइप, फर्स्ट इज सिंपल सोल्ट एंड सेकेंड इज एडिशन कंपाउंड। जो भी इनऑर्गेनिक सोल्ट है अगर अपन इसको कैटेगराइज करें तो इनको टू कैटेगरी के अंदर अपन क्लासिफाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है इनऑर्गेनिक सोल्ट की सिंपल सोल्ट और सेकंड वाली कौन सी होती है, एडिशन कंपाउंड। आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इन सिंपल सोल्ट ओनली वन टाइप ऑफ कैटाइन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनाइन इज प्रेजेंट इन सिंपल सोल्ट। जो भी सिंपल सोल्ट होगा उसमें केवल आपके एक ही टाइप का तो कैटाइन होगा और आपके ओनली वन टाइप का क्या होगा, एनाइन होगा। जब बात करेंगे अपन किसकी, एडिशन कंपाउंड की, तो आपको ध्यान रखना है पहली बात तो एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, सिंपल सोल्ट के थ्रू होता है। और एडिशन कंपाउंड में क्या होता है, या तो आपके पास टू सिंपल सोल्ट होंगे, अदरवाइज मोर देन टू सिंपल सोल्ट, उनका क्या करना अपन को कॉम्बिनेशन करना है। लेकिन कॉम्बिनेशन किसमें होगा आपका, स्टाइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, मीनिंग फिक्स्ड आपको मॉलिक्यूल लेना है और सिंपल सोल्ट के थ्रू किसका फॉर्मेशन करना आपको, एडिशन है कंपाउंड का। अब देखो सिंपल सोल्ट इसकी तो फर्दर डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन जो एडिशन कंपाउंड है इनको अपन फर्दर डिवाइडेड करते हैं टू कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी आपके डबल सोल्ट की और सेकंड कैटेगरी हो जाएगी आपके कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। और इस कॉम्प्लेक्स सोल्ट को आप क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन है कंपाउंड बोल सकते हो। अब आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सिंपल सोल्ट इसकी डेफिनेशन किस टाइप से है। तो सबसे पहले अपन देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉल्ट बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिशन एंड टाइप्स ऑफ आयन। यहाँ पर जो भी अपन इनऑर्गेनिक सोल्ट को यहाँ पर क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उनका बेस क्या है, किसके बेस पर अपन इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो उनके एक तो सोल्ट का जो क्या कॉम्पोजिशन है एंड सेकंड उसमें कितने टाइप के आयन है, क्लियर है, मीनिंग टाइप्स ऑफ आयन एंड कॉम्पोजिशन। इस बेस पर अपन इनऑर्गेनिक सोल्ट को क्या कर रहे, क्लासिफाइड कर रहे। तो देखो पहली कैटेगरी कौन सी बोली थी, सिंपल सोल्ट। तो आइए सिंपल सोल्ट को डिफाइन करते हैं, द सोल्ट विच पजेज ओनली वन टाइप ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आर नेम्ड एज सिंपल सोल्ट। वापिस रिपीट करता हूं, द सोल्ट इन विच possess only one type of cation and anion are named as simple salt। मीनिंग जो भी सिंपल सोल्ट होगा उसमें ओनली वन टाइप का कैटाइन आता है एंड ओनली वन टाइप का एनाइन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कौन सा, एडिशन कंपाउंड, the inorganic salt which is formed by combination of two or more stable simple salts in stoichiometric proportion। मीनिंग क्या है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होगा, सिंपल सोल्ट से। लेकिन यहाँ पर सिंपल सोल्ट के जो मॉलिक्यूल कितने होंगे, या तो टू होंगे अदरवाइज मोर देन टू। और साथ में जो सिंपल सोल्ट आप लेकर जिसका एडिशन कंपाउंड में कन्वर्जन कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए और साथ में किसमें होने चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में। रिपीट करता हूं एक बार इसकी डेफिनेशन को एडिशन कंपाउंड की, द इनऑर्गेनिक सोल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल सिंपल सोल्ट्स इन स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका पहला एग्जाम्पल मेंशन किया है आपके पोटासियम। क्या फॉर्मूला होता है पोटासियम का, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस .24H2O। क्लियर है। सेकंड वाला एग्जाम्पल मेंशन किया कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला होता है, KCl .MgCl2 क्लियर है। लास्ट वाला जो किसका एग्जाम्पल है, FAS का, जिसको आप मोहर सोल्ट भी बोलते हो अदरवाइज फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हो। इसका क्या फॉर्मूला है, FeSO4 .NH4 twice SO4 .6H2O। नहीं, यहाँ पर आपको इनको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि सिंपल सोल्ट तो क्या होता है और आपके पास एडिशन कंपाउंड है उनका
क्या फॉर्मूला है। क्लियर है। जैसे मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ सिंपल और एडिशन को। तो यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले अपन में बात करते हैं अपने किसकी, सिंपल सोल्ट की। सबसे पहले डिस्कस किसको करेंगे, सिंपल सोल्ट को। तो सिंपल सोल्ट का अभी आप अगर बात करो एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में अपन ने मेंशन किया था कौन सा, सोडियम क्लोराइड। कौन सा एग्जाम्पल मेंशन किया था, सोडियम क्लोराइड। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया सोडियम क्लोराइड। जब भी आप सिंपल सोल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो क्या होगा, जो भी सिंपल सोल्ट है, जिन भी आयन से इसका फॉर्मेशन हुआ है, जब भी आप सिंपल सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करते हो तो जो सिंपल सोल्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की बात करूं तो किस किस से फॉर्म हुआ है NaCl, सोडियम कैटायन से मीनिंग Na पॉजिटिव से, प्लस सेकंड वाला कौन सा एनाइन होगा, Cl नेगेटिव। और आपने अभी इसको डिफाइन किया था सिंपल सोल्ट में, तब आपने क्लियर बोला था कि सिंपल सोल्ट में ओनली वन टाइप का कैटायन एंड ओनली वन टाइप का एनाइन ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो कैटायन कौन सा है, सोडियम कैटायन। क्लियर है। एक्वस फॉर्म में, क्योंकि वाटर में डिसोल्व किया, और ये भी कौन सी फॉर्म में आपके, एक्वस फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो कैटायन कितना है, केवल ओनली वन नंबर ऑफ कैटायन है, कौन सा, सोडियम कैटायन है, और एनाइन कौन सा है, क्लोराइड। मीनिंग ये जो NaCl है ये किसका एग्जाम्पल, आपके सिंपल सोल्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल होगा, सिंपल सोल्ट का एग्जाम्पल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल अपन मेंशन करें, कौन सा वाला, जिसे अपन लेते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4, ये होता है पोटेशियम सल्फेट। अगर आपने पोटेशियम सल्फेट को किस में डिसोल्व कर दिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया, तो अपन को पता है कि जितने भी सिंपल सोल्ट है, सिंपल सोल्ट्स आर आयोनिक इन नेचर, एंड व्हेन वी डिसोल्व सिंपल सोल्ट्स इन वाटर मॉलिक्यूल देन इट डिसोशिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। नहीं, यहाँ पर देखो कौन कौन से आयन है, एक तो पोटेशियम आयन है, तो मैंने मेंशन कर दिया, एक तो क्या बनेगा, लेकिन पोटेशियम कितने 2 है, तो यहाँ पर 2 तो क्या बन जाएगी, पोटेशियम, प्लस सल्फेट के कितने 1 ही है, तो यहाँ पर सल्फेट का क्या बन जाएगा, SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो K2SO4 है ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपके एग्जाम्पल किसका होगा, सिंपल सोल्ट का एग्जाम्पल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन, कैटायन कौन सा है, ओनली पोटेशियम कैटायन है, और एनाइन भी कौन सा, ओनली वन टाइप ऑफ एनाइन, मीनिंग कौन सा है, सल्फेट है। तीसरा अगर अपन बात करें किसकी, कार्नेलाइट की। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बोला है मैंने, पोटेशियम क्लोराइड डॉट MgCl2 मीनिंग मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। ये जो कॉम्पोजिशन होता है वो किसका होता है, कार्नेलाइट। इसको क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। जब आप इस कार्नेलाइट को वाटर के अंदर क्या कर रहे हो, डिसोल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो कितने टाइप के कैटायन और एनाइन आपको ऑब्टेन होंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो KCl किस टाइप से ब्रेक डाउन होता है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। नहीं, यहाँ पर पहला तो आपको क्या मिल जाएगा, K पॉजिटिव, ये वाला आयन मिलेगा, प्लस और कैटायन की बात करूं तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, +2 में, मीनिंग मैग्नीशियम +2 कैटायन ऑब्टेन हो गया। फिर देखिए अब ये कैटायन तो इतने, अब एनाइन कौन सा, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी कौन सा है, क्लोरीन, मतलब कितने क्लोरीन, 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 क्लोराइड आ जाएगा, प्लस और वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये वाला एग्जाम्पल वो सिंपल सोल्ट है या नहीं है, या एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अपन देखो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन, नहीं एक तो पोटेशियम आ गया, सेकंड वाला कौन सा आ गया, मैग्नीशियम। नहीं, जब भी मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनाइन प्रेजेंट होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, एडिशन कंपाउंड। नहीं, यहाँ पर जो कार्नेलाइट है ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा आपके एडिशन कंपाउंड का। तो ये ध्यान रखना है आपको, एडिशन कंपाउंड का। जब भी आपको कोई सोल्ट प्रोवाइड किया हुआ है तो इसको वाटर में डिसोल्व करो और इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब भी वाटर में डिसोल्व करने के बाद में अगर मान लीजिए आपके पास ओनली वन टाइप का कैटायन और वन टाइप का एनाइन आपको ऑब्टेन हो रहा तो ऑलवेज वो कैसा होगा, सिंपल सोल्ट होगा। अगर मान लीजिए आपको मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन ऑब्टेन हो जाए, अदरवाइज मोर देन वन टाइप ऑफ एनाइन ऑब्टेन हो जाए, तो उस वाली कंडीशन में वो ऑलवेज किसका एग्जाम्पल होता है, आपके एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल होता है। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा तो आपका सिंपल होता है और कौन सा आपका एडिशन टाइप का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल मेंशन कर रखे जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सबके अंदर क्या है, ओनली वन टाइप का कैटायन है एंड ओनली वन टाइप का एनाइन है। क्लियर है। एडिशन कंपाउंड का पहला एग्जाम्पल अपन ने मेंशन कर लिया कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KCl.MgCl2.6H2। इसी टाइप से अगर अपन बात करें पोटाशियम, जब आप इसको इसका आयोनाइजेशन करोगे पोटाशियम का,
इसको जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या क्या ऑब्टेन होगा, पोटेशियम पॉजिटिव, सल्फेट, एल्यूमिनियम +3 और यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा 24H2। जैसे मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करके बता देता हूं। जैसे अपन बात किसकी कर ले, पोटास एलम की। पोटास एलम का फॉर्मूला देख लीजिए कि K2SO4.Al2SO4 मॉलिक्यूल। तो ये देखिए पोटास एलम की अगर अपन बात करें क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O। जैसे आपको ये एग्जांपल दे दिया और आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल सोल्ट है अदरवाइज एडिशन कंपाउंड है। किसमें डिसोल्व कर दोगे, वाटर मॉलिक्यूल में। मैंने मेंशन कर दिया H2O से, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से कैटायन है, एक तो पोटेशियम कैटायन है, तो मैं सबसे पहले देखो कितने पोटेशियम है, केवल 2 ही है, तो मेरे को सबसे पहला जो कैटायन ऑब्टेन होगा कौन सा हो गया, 2 पोटेशियम पॉजिटिव। फिर दूसरा कैटायन कौन सा मिलेगा, एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम का नंबर कितना है 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 एल्यूमिनियम +3, क्लियर है। ये तो 2 टाइप की कैटायन। अब एनाइन कौन सा, सल्फेट है, लेकिन 3 सल्फेट तो यहां पर है, 1 सल्फेट यहां पर है, टोटल कितने हो गए 4 सल्फेट, तो मेंशन कर दूंगा मैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट, क्लियर है। और वाटर मॉलिक्यूल कितने आपके पास 24, वो एसिड आ जाएंगे 24 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहां पर देखो अब कितने टाइप के कैटायन आ गया, पहला तो पोटेशियम आ गया, सेकंड वाला एल्यूमिनियम आ गया, मीनिंग मोर देन 2 टाइप ऑफ कैटायन आ गया। तो मीनिंग ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपका एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये भी आपके एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 टाइप के आगे कैटायन, क्लियर है। जब भी आपके पास मोर देन 1 टाइप ऑफ कैटायन आ जाए, अदरवाइज मोर देन 1 टाइप ऑफ एनायन आ जाए, तो वो ऑलवेज किसका एग्जांपल होते हैं, एडिशन का। और जब भी आपके पास ओनली 1 टाइप का कैटायन एंड ओनली 1 टाइप का एनायन प्रेजेंट होता है, तो ऑलवेज किसका एग्जांपल होता है, सिंपल सोल्ट का। तो आपको ये कुछ फॉर्मूले जो लर्न करने थे, क्लियर है। अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी, एडिशन कंपाउंड को फर्दर चलकर अपने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, 2 कैटेगरी बनाई थी अपने। पहला तो बोला था डबल सोल्ट और सेकंड वाला बोला था कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो आइए डबल सोल्ट को अपन डिफाइन करते हैं। डबल सोल्ट का मीनिंग क्या है, द सोल्ट विच कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट बट नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन आर नेम्ड एज डबल सोल्ट। तो डबल सोल्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी डबल सोल्ट है उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही होती है। जैसे आप उसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, क्लियर है। मीनिंग एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती, तो आप उसको क्या बोल दोगे, डबल सोल्ट बोल दोगे। एग्जाम्पल कौन से डबल सोल्ट के, अभी देखो पोटाशियम क्या फॉर्मूला है, K2SO4.Al2SO4 तो यहाँ पर जो डॉट लिखा हुआ है इस डॉट का मीनिंग क्या है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मीनिंग सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये डॉट आपकी क्रिस्टलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वाला देखो कौन सा एग्जांपल है, कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला होता है, KCl.MgCl2.6H2। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला किसका, आपका मोर सोल्ट, जिसको आप FeS भी बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, FeSO4.NH4 क्लियर है। तो ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं, आपके डबल सोल्ट के एग्जांपल होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए किस टाइप से यहां पर मेंशन करते हैं। व्हेन, पहला पॉइंट देखिए एक्सप्लेनेशन का डबल सोल्ट के अंदर, व्हेन डिसोल्व्ड इन वाटर दीज कंपाउंड डिसोशिएट completely into ions such that the aqueous solution gives positive taste for all the ions in the formula of the compound। मीनिंग आपको जब भी इनका टेस्ट करना हो कि कौन सा डबल सोल्ट है, तो आपको क्या करना है, वाटर के अंदर उसको क्या करना है, डिसोल्व कर देना। जैसे वाटर में डिसोल्व करोगे तो इसके अंदर जितने भी आयंस है ना, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डबल सोल्ट में जितने भी आपके मेटल हो नॉन मेटल हो वो क्या होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, और आपके एवरी आयन का जो केमिकल टेस्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिसोसिएशन ऑफ पोटास एलम, पोटास एलम को आप क्या कर दो, डिसोशिएट कर दो। तो जैसे पोटास एलम का ये फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 सॉलिड स्टेट में। जब भी आपने क्या किया, डिसोल्व किया वाटर में, कितने पोटेशियम मिल जाएंगे, 2 पोटेशियम। तो ये देखो 2 पोटेशियम, एल्यूमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पर देखो 2 एल्यूमिनियम +3।
और सल्फेट कितना हो जाएगा 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4 सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो पोटास एलम जिससे भी मिलकर बना था, पोटेशियम से, एल्यूमिनियम से, सल्फेट से, ये क्या होगी अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस में क्या होगी डिसोसिएट होगी। सॉलिड स्टेट के अंदर तो अपनी आइडेंटिटी है उसको क्या रहती है मेंटेन रखते हैं, लेकिन जैसे आपने इसको डिजोल्व किया, सॉल्यूशन पेज में लेकर आए, एक्वस सॉल्यूशन में लाए, तो इसने अपनी आइडेंटिटी है वो क्या कर दी है लूज कर दी है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ये किसका लिए है आपके डबल सोल्ट के लिए। सेकंड वाला कौन सा होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को आप क्या बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो। तो इसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन द एक्वस सॉल्यूशन आर नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो भी आपका डबल सॉल्ट था उसकी आइडेंटिटी है वो किसके अंदर रिटेन रहती है ओनली सॉलिड स्टेट में, और एक्वस स्टेट में क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अपन किसकी कॉम्प्लेक्स सोल्ट की, तो कॉम्प्लेक्स सोल्ट है सॉलिड स्टेट के अंदर भी क्या करेगा अपनी आइडेंटिटी उसको रिटेन रखेगा, और इसके साथ साथ जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है मीनिंग जब आप इसको वाटर में डिसोल्व कर दोगे तो उसमें भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा रिटेन रखेगा, मीनिंग उसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर क्या नहीं होगा डिसोसिएट नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल अपन ये मेंशन कर लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं CuSO4.4NH3। क्लियर है, तो ये एक्चुअल में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ये मैं आपको अभी मेंशन करता हूँ। कॉपर सल्फेट .4NH3 इसका देखो इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बनता है। ये तो लीजिए कॉपर, अमोनिया के नंबर कितने 4, तो ये मैंने मेंशन कर दिया अमोनिया 4, ये कॉम्प्लेक्स क्लोज, और साथ में क्या आपके सल्फेट है, तो यहाँ पर क्या था सल्फेट SO4 आता है। तो ये एक्चुअली इसकी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो CuNH3 है ना ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्टेंस कर सकता है, और साथ में जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व कर दोगे तो उस वाली कंडीशन में भी CuNH3 है इसका किसी भी टाइप से आयोनाइजेशन नहीं होता है, मीनिंग जो कॉपर और अमोनिया है ये अपने जो कॉन्स्टिट्यूट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होती है, तो आप इसीलिए इसको क्या बोलते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हो। क्लियर है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, if a complex salt or coordination compound is dissolved in water, all the simple salts are not separated into ions. Instead, few ions remain bonded and a complex ion is formed. Clear है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड वाला एग्जांपल मेंशन कर रखा है FeCN6 4 नेगेटिव प्लस 4 पोटेशियम पॉजिटिव, इसको आप बोलते हो फेरोसाइनाइड। FeCN6 4 नेगेटिव को क्या बोलते हो फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो इसके अंदर भी देखो ये क्या होगा, जो आयरन और जो साइनाइड है ना, जब भी आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो आयरन और साइनाइड है ये अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल टेस्ट ना ही तो आपको आयरन +2 प्रोवाइड करवाएगा ना ही CN नेगेटिव प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, when potassium ferrocyanide is dissolved in the water, the aqueous solution does not give positive tests for iron +2 and cyanide negative ions because these ions together form a complex ion and retain their identity in the solution। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअल में किस फॉर्म में होता है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ये होता है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का बना होता है FeCN6। क्लियर है, तो ये होता है, इसको आप क्या बोलते हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ये फॉर्मूला होता है K4, और जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा FeCN6। जब आप इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो ये ना ही तो आयरन +2 का केमिकल टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा और ना ही आपको CN नेगेटिव का टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन जो सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये मेंटेन रहेगा और आपके एक्वस सॉल्यूशन में भी मेंटेन रहेगा। लेकिन ये किसका एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस टाइप से अपन डिफाइन करते हैं, तो वो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच the central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate covalent bond using the electron donated by those anions or molecules। में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो मेटल है उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो आपकी स्पीसीज है वो कैसी हो सकती है, आयंस हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव हो सकता है, जिसको अपन बोलेंगे लिगेंड। तो लिगेंड वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो मेटल है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है डोनेट करता है, कौन से बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड to a number of ions or neutral molecules by coordinate covalent bonds using the electron donated by those anions and molecules। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट, अभी तक अपन ने देखा था कि जो डबल सोल्ट है और कॉम्प्लेक्स सोल्ट दोनों ही किसके टाइप होती है? आपके एडिशन कंपाउंड की। क्लियर है? जो एडिशन कंपाउंड को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, फर्स्ट इज डबल सोल्ट, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो अब डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस देखते हैं, तो देखिए पहला डिफरेंस क्या डबल सोल्ट में? दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सोल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जो भी आपका डबल सोल्ट होगा और उसमें क्या होंगे? आपके 2 सिंपल सोल्ट्स होंगे और उनका प्रोपोर्शन कैसा होगा? इक्विमोलर होगा। क्लियर है? बात करिए अपन किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, द सिंपल सोल्ट्स फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म may और may not be in equimolar proportion। जो भी आपके सिंपल सोल्ट के थ्रू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। जबकि डबल सोल्ट में ऑलवेज सिंपल सोल्ट किस में प्रेजेंट होगी? आपके इक्विमोलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। सेकेंड वाला डिफरेंस देखिए डबल सोल्ट के अंदर, पहला डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। मीन जब भी आप डबल सोल्ट को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे या फिर आप इसको डिजोल्व करोगे वाटर में, तो जो भी डबल सोल्ट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस में क्या होता है? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जब भी बात करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली। मीनिंग अपन ने देखा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में भी क्या करते हैं? अपना एग्जिस्टेंस रखते हैं और साथ में जब आप इसको डिजोल्व कर देते हो वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? रिटेन रखता है। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस देखिए डबल सोल्ट में, दे आर आयोनिक कंपाउंड। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी आपके डबल सोल्ट है वो उनका नेचर कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड है। एंड डू नॉट पजेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उनमें किसी भी टाइप का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज डबल सोल्ट्स आर आयोनिक इन नेचर। और आयोनिक नेचर के होने के कारण ही जब आपने इसको डिसोल्व किया तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूट आयंस के अंदर क्या हो गया था? डिसोशिएट हो गया था और इसने सॉल्यूशन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया था? लूज कर दिया था। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं, मे और मे नॉट बी आयोनिक बट नेसेसरीली पजेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मीनिंग ये ध्यान रखना, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया तो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? ऑलवेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जबकि डबल सोल्ट में कभी भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपके डिफरेंस थे डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट के मिड में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वाली बात करें, अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो उन टर्मिनोलॉजी की अपन स्टडी करते हैं। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, उनको कैसे डिफाइन करना है, उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अपने पास जो टर्मिनोलॉजी आती है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में बहुत बार यूज होती है, पहला कौन सा होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर। कौन सी टर्मिनोलॉजी है? आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसको देखो किस टाइप से डिफाइन कर रखा है, पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड made up of ionizable species. Ionization sphere is bonded to a complex ion by ionic bond. Meaning ये जो भी आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है वो ऑलवेज कौन से बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा? आयोनिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा। किससे? कॉम्प्लेक्स आयन से। क्लियर है? अब ये आपको किस टाइप से समझ में आएगा तो मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल मेंशन करता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल अपने पास ध्यान से समझना, K4 FeCN6, ये वाला आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? तो जब भी आप इसको क्या करोगे? वाटर में डिजोल्व कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने इसको वाटर में डिजोल्व किया तो कितने पोटेशियम और 4, तो मेरे को क्या ऑब्टेन हो गया? 4 तो पोटेशियम ऑब्टेन हो गया प्लस, और साथ में मेरे को क्या ऑब्टेन हो जाएगा? FeCN6। ये लीजिए
Cn6 और इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, 4 पोटेशियम के कारण कितना था +4, तो इस वाले टोटल कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा -4। देखिए यहाँ पर भी आयोनाइजेशन करवा रखा है K4FeCN6 जिसको क्या बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। जब भी आपने इसका आयोनाइजेशन किया तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, 4 पोटेशियम प्लस FeCN6 से 4 नेगेटिव। तो यहां पर देखो अब किसको आप आयोनाइजेशन स्फीयर बोलोगे, तो आयोनाइजेशन स्फीयर का मीनिंग देखो ये तो क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है ना इसको तो क्या बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के मिड में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयोनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। तो ये जो पोटेशियम पॉजिटिव है ना यहाँ पर ये किसका वर्क करेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर का वर्क करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर जो K4 ये जो पोटेशियम का नंबर है इसी को आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन स्फीयर है। ये कौन सा हो गया आपका आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। क्लियर है। और ये जो आयोनाइजेशन स्फीयर है ये जो अब देखो सेकंड वाली डेफिनेशन किसकी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को तो डायरेक्ट आपको फाइंड आउट करने का सीधा सा फंडा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी स्पीशीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है ना वही क्या होती है आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लेकिन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट यानी जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज आ रही है उसको क्या बोलते हैं आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसमें मेनली कौन होता है, मेटल होता है, मेटल के साथ लिगेंड होता है। क्लियर है। मेटल और लिगेंड जब भी आपके कोऑर्डिनेशन स्क्वायर या फिर क्या बोल रहा हूं मैं स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड प्रेजेंट होती है तो आप इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर बात करोगे किसकी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, तो ध्यान रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला मीनिंग यहां से लेकर टोटल यहां तक ये वाला किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। ये वाला एग्जाम्पल हो गया आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मीनिंग आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पीशीज है उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर एंडिंग हो रहा है तो ये तो मेरे लिए क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के चाहे से स्टार्टिंग में हो चाहे से लास्ट में हो जो भी स्पीशीज आती है आप उसको क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन स्फीयर। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है तो मैंने क्या बोल दिया, इसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोल दिया। क्लियर है। यहाँ पर अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड अप ऑफ द नॉन आयोनाइजेबल स्पीशीज। ये इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना है कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल। मीनिंग इसको आप जब भी वाटर में डिसोल्व करोगे तो पोटेशियम तो देखो क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूट आयंस में ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मीनिंग जो आपके इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है ये कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको एज इट मेंशन किया है FeCN6 -4। मीनिंग यहाँ पर ये ना ही तो आपके आयरन +2 में कन्वर्ट होगा ना ही आपकी ये Cn-1 में कन्वर्ट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है ये कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना वो ऑलवेज कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, कभी भी इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, द स्पीशीज इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर स्पीशीज है और स्पीशीज कौन कौन सी होगी, ये देखिए ये तो क्या हो गया मेटल और ये क्या हो गया लिगेंड। तो ये ध्यान रखना है, एक तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट होती है, एक तो आपके मेटल होती है। क्लियर है। और सेकंड वाला जो स्पीशीज होती है वो क्या होता है, लिगेंड होता है। मीनिंग मेटल और लिगेंड के मिड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मीनिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो स्पीशीज आएगी एक तो मेटल आएगी, सेकंड कौन आएगा, लिगेंड। और मेटल और लिगेंड के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। और साथ में कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है वो कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर से कौन से बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो वहां पर आएगा आपके आयोनिक बॉन्ड आएगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, कंसिडर द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, कंसिडर इट्स डिसोसिएशन अगेन। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला ये होता है K4 स्क्वायर ब्रैकेट में आपके आयरन हेक्सासाइनाइड FeCN6। जब आपने इसको डिसोसिएट किया तो ये तो क्या हो गया, आयोनाइजेशन स्फीयर है तो इजीली आयोनाइज हो जाएगा। क्या मिल गया मेरे को, 4 पोटेशियम पॉजिटिव। और ये क्या आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्यों, क्योंकि ये किसमें आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट में। और स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑलवेज क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। मीनिंग इसको एज इट मेंशन कर दिया FeCN6 4 नेगेटिव। क्लियर है। In the formula of potassium ferrocyanide, the species written in the square brackets does not ionizes
हैंस नेम्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब भी आपके इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होती है। द स्पीसीज आउटसाइड द ब्रैकेट आयोनाइजेस एंड इट्स नेम्ड एज आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड जो भी स्पीसीज होगी, चाहे से पहले हो चाहे से बाद में हो, वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वाली टर्मिनोलॉजी देखिए, सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए क्या है, डिफाइन, इसको कैसे डिफाइन करोगे, द मेटल एटम और आयन विच रिसीव पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनाइंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद देम इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। और क्या करेगा, जो भी सेंट्रल मेटल एटम आयन है वो क्या करेगा, जो भी आपके मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, अदरवाइज एनाइन हो सकते हैं। इनसे एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आप उसी को क्या बोलते हो, सेंट्रल मेटल आयन बोलते हो। तो यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी, ऑलवेज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है। तो ये जो भी आपको मेटल है ये क्या होगा आपके लिए, सेंट्रल मेटल एटम होगा, अदरवाइज सेंट्रल मेटल आयन होगा। क्लियर है। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर जो भी इसकी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी है पहले उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अपन ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और साथ में देखेंगे अपन वीबीटी है, एमओटी है, इनको किस टाइप से एक्सप्लेन करना और इस पर किस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।